Hello, my students. I am Shomiran Dotto and are all following my video classes. आज का क्लास का मैटर will be leverage and that also the capital structure. So आज हम लोग capital structure financial plans को लेकर डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए थे कि what is the use of calculating EPS, क्या दरकार है. It's actually EPS means the return what the investors are getting, the returns what the equity shareholders are getting. So now ये definitely कोई भी investor किसी कंपनी में अगर पैसा लगाएगा तो he or she will need definitely the more money, more earning. So ये जो है ये financial plans जो capital structure है, ये capital structure सोचो अगर 3-4 capital structure है, 3-4 कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कहाँ से हम लोग फंड जुगाड़ करेंगे. ऐसे अगर 4 ऑप्शंस है कंपनी के पास तो चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा. सोचो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का ही हिसाब ले लेते, 1 लाख इज़ द फंड रिक्वायरमेंट. फर्स्ट प्लान is entirely from the funded from the share of issue of equity shares. Second plan say 50% from equity shares and 50% from debenture. Third plan say 50% from equity shares and 50% from preference shares. So there are 3 plans. फिलहाल इमेजिनरी 3 प्लान्स के बारे में मैंने बताया. ये तीनों प्लान में से बेस्ट प्लान कौन सा होगा और ये बेस्ट प्लान निकालने के लिए हम लोग के पास ऑप्शन इज ओनली वन. आई मीन फिलहाल के लिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी ढेर सारे ऑप्शंस, बट फिलहाल हम लोग आज सीखेंगे फर्स्ट ऑप्शन टू चूज द बेस्ट प्लान इज EPS. जिस प्लान में EPS मैक्सिमम होगा उसी प्लान को हम लोग चूज करेंगे. सो टू चूज द प्लान द बेसिक पैरामीटर टू फॉलो इज दैट the EPS, the highest EPS, the plans which carries the highest EPS will be selected, will be chosen. So let me show you the sum and then thereafter definitely the solutions. And उस solutions करते करते हम समझाएंगे कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं. एक चीज़ है कि इधर कैपिटल स्ट्रक्चर एक एग्जिस्टिंग कैपिटल, सोचो एक कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डेफिनेटली उसका एक एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा. क्योंकि अगर सोचो एक नया कंपनी होने से 4 प्लान हो सकते हैं उसके बाद, बट अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब होता है कि उसके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैपिटल है. और अगर सोचो वो एक्सटेंशन के लिए जा रहा है, फर्दर एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए जा रहा है, सो उस एक्सपेंशन के लिए उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को कहाँ से फंडेड करेगा. दैट इज़ आवर बिग क्वेश्चन. और वहाँ पर 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ रहेगा कि for the expansion process, to follow the expansion procedure where from the capital will be procured by the company. और उसमें ही आपको 3 या 4 plans दिया रहेगा, but existing plan will remain the same for all the plans in all cases of plans because 4 प्लान कर रहे हैं बट कंपनी तो चेंज नहीं हो रहा है. चारों प्लान्स इज ऑफ द सेम कंपनी, तो सेम कंपनी का एक एग्जिस्टिंग प्लान रहेगा जो चारों प्लान के लिए कॉमन होगा. बट उसके बाद प्लान्स में जो एक्सपेंशन या एक्सटेंशन हो रहा है उसमें क्या क्या कहाँ से फंडेड हो रहा है वो हम लोग देखेंगे. सो आई विल शो यू द सम फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग इन ए मच बेटर वे व्हेन आई विल शो यू द सॉल्यूशन. One of the very good sum of capital structure, Anurup Limited has an equity share capital of 5 lakh divided into shares और रुपीज़ 100 each, मतलब 5000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 each उसके पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल है. इट विशेज टू रेज रुपीज़ 3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन स्कीम. मैंने अभी बताया कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी एक शेयर कैपिटल है 5000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज़ 100 ईच, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है. बट कंपनी अभी एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन के लिए आगे बढ़ रहा है. उसके लिए उसको 3 लाख का ज़रूरत है. द कंपनी प्लान्स द फॉलोइंग फिनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. तो कंपनी के पास ये सब ऑल्टरनेटिव्स है. देखिए 4 ऑल्टरनेटिव, 1 2 3 4 4 ऑल्टरनेटिव्स दिया हुआ है इधर. और चारों ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होगा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फिक्स प्लान, बिकॉज ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो तो है ही, प्लस जो मॉडर्नाइजेशन के लिए उसको एग्जिस्टिंग प्लान्स, एक्सपेंशन के लिए जो प्लान्स अप्लाई करना होगा. ये चारों ऑप्शंस दिया हुआ है. चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा यही निकालना होगा. सब में हम लोग दिखाएंगे. देखो दिया हुआ कमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिविंग योर कमेंट्स एज्यूमिंग दैट द एस्टिमेटेड. उस पेज में जाएंगे हम, उस पेज में दिया हुआ है पेज नंबर 38 में, हम उस पेज में जाएंगे. बट बिफोर दैट इधर क्या पूछा गया, रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट प्लान्स कौन सा होगा वही हम लोग को निकालना होगा. दैट एस्टिमेटेड क्या दिया हुआ है देखते. एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT दिया हुआ है इज 1,50,000 एंड टैक्स इज 35%. तो इधर दिया हुआ है EBIT इज 1,50,000 एंड टैक्स रेट इज 35%. तो इधर यहाँ से शुरू करना होगा सम. बट बिफोर दैट नीड टू राइट इट प्रॉपरली. ये सम को लिखना भी एक आर्ट है
और वो कैसे लिखना होगा, आई विल शो यू द वे टू राइट, एंड एग्जाम में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू राइट द फाइनेंशियल प्लान इन योर सम देन द थिंग बिकम मच मोर कंस्ट्रक्टिव, और वो चीज़ एक इम्प्रेशन कैरी करता है टीचर के लिए कि हाँ, टीचर को मालूम पड़ता है कि इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एक ग्रिप है, एक आइडिया है. तो लेट मी शो यू हाउ टू राइट द फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर फर्स्ट, हाउ टू राइट द डिफरेंट प्लान्स फर्स्ट, एंड देन आई विल स्टार्ट द सम. एंड डेफिनेटली इधर बेस्ट प्लान चूज करने के लिए हम लोग को ईपीएस निकालना पड़ेगा. सो ईपीएस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंट चार प्लान्स है तो चार कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा. लेट मी शो यू द सॉल्यूशन. देखिए मैंने साफ साफ चार प्लान्स ड्रॉ रखा है, इधर चार प्लान्स बनाया. पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3, फाइनेंशियल प्लान 4. एग्जिस्टिंग क्या है, 5000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच, सबके लिए वही सेम है. एग्जिस्टिंग उसको आप बंद कर सकते हो, एग्जिस्टिंग का कोई काम नहीं इधर. फिलहाल एग्जिस्टिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे ईपीएस निकालने के लिए तो इस एग्जिस्टिंग शेयर का भी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होगा. सो एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कैपिटल 5 लाख है, दैट इज बीन कंसिस्ट ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच फॉर ऑल द प्लान्स. उसके बाद प्लान ए में बोला जा रहा है क्या, प्लान ए में बोला जा रहा है कि पूरी जो एक्सपेंशन के लिए 3 लाख का जरूरत है वो ₹100 करके इक्विटी शेयर का इशू करके, बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच, तो 3000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच इशू करके हम लोग ये 3 लाख का प्रोक्योरमेंट किया. फर्स्ट Plan 1, the entire 3 lakh, the entire 3 lakh which has been required for the expansion procedure is been raised from the issue of equity shares. Plan 2, it's 1 lakh from the issue of equity shares and 2 lakh through the 10% debenture. देखो लिखा है इधर 1000 equity shares of ₹100 each, that comes to 1 lakh equity shares, and 10% debenture of ₹100 each. 2000 10% debenture of 100 each, that is come to 2 lakh. 2000 into 100 कीजिए 2 lakh. सो ये हो गया. देखिए 3 लाख, हर जगह 3 लाख ही आएगा. देखिए इधर भी 3 लाख आया था, इधर भी मिला के 3 लाख आया. 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से और 2 लाख रुपया डिवेंचर से. थर्ड इज बाय रेजिंग, एंटायरली बाय रेजिंग द लोन, 10% का लोन, 3 लाख रुपये का लोन ले लिया हम लोग फॉर एक्सपेंशन पर्पस. जो पैसे चाहिए दैट्स बीन रेज फ्रॉम द बाय टेकिंग लोन. एंड द फोर्थ केस इज 1 lakh from the equity share, मतलब 1000 equity shares of ₹100 each and 2000 8% preference shares of ₹100 each, so that comes to 2 lakh. So fourth plan is 1 lakh rupees from the equity shares and 2 lakh from the preference shares. So this is the plans. एक बार प्लान को देख लीजिए. एग्जिस्टिंग प्लान तो ऊपर में लिखा था मैंने, उसका एक बार देख लीजिए. एंड देन द एक्सपेंशन प्लान्स क्या होगा वो भी हम दिखाएंगे. पहले एग्जिस्टिंग प्लान्स एक बार देख लीजिए. ये एग्जिस्टिंग प्लान्स और अब ये एक्सपेंशन प्लान्स को कैसे लिखा मैंने. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द थिंग इन योर कॉपी. करके मैंने बंद कर दिया क्योंकि इस प्लान्स का सिर्फ दिखाना है आपको, ज़रूरत नहीं और कुछ. हाँ डेफिनेटली इस प्लान से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा. जैसे इन केस ऑफ प्लान ए, इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्लान 1 देयर इज़ नो डिवेंचर्स, देयर इज़ नो प्रेफरेंस शेयर्स, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा. इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्लान 2 देयर इज डिवेंचर्स, तो फिर डिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा. इन केस ऑफ प्लान 3 देयर इज अ लोन, तो लोन का इंटरेस्ट आएगा. इन केस ऑफ प्लान 4, फाइनेंशियल प्लान 4 देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर, तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा. सो ये सब चीज़ ईपीएस निकालने के टाइम इफेक्ट करेगा. इसीलिए हम लोग को पूरा लिख के पहले हम लोग देख लेंगे कि एक्सपेंशन कैसे होता है, वह हम लोग को कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा. एंड देन विल मूव ऑन टू शो द सम, द मेन कोर्स ऑफ द सम, दैट इज मेन पार्ट ऑफ द सम. ईबिट से शुरू करेंगे हम लोग. ईपीएस निकालने के लिए क्या चाहिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. वो करने के लिए हम लोग को ईबिट से शुरू करना पड़ेगा. नाउ लेट मी शो यू द सेकंड पार्ट ऑफ द सम. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम. देख लीजिए ध्यान से मैंने क्या किया. ईबिट चारों प्लान्स में मैंने एक ही ईबिट लिखा क्योंकि प्लान्स अलग है बट ईबिट तो अलग नहीं हो सकता है. इट्स अंडर द सेम कंपनी, इट्स ऑफ द सेम कंपनी वी आर डूइंग. लेस इंटरेस्ट मैंने अभी भी बताया. फाइनेंशियल प्लान 1 में देखिए आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर अगर अपना कॉपी में लिखे हो तो फिर देखो फाइनेंशियल प्लान में कोई डिवेंचर, कोई लोन नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता है. फाइनेंशियल प्लान 2 में डिवेंचर था तो डिवेंचर के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लग गया. फाइनेंशियल प्लान 3 में भी हम लोग का लोन था तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग गया 10%. और डिवेंचर फाइनेंशियल प्लान 4 में कोई डिवेंचर, कोई लोन नहीं था इसीलिए इंटरेस्ट नहीं लगा.
तो अल्टीमेटली ईबिट में से इंटरेस्ट लेस करते हुए ईबीटी आ गया, दैट इज दिस एंड दिस। देख लीजिए ध्यान से, मैंने लेस करके लिख दिया, इधर लिखा भी है 1 - 2। उसके बाद टैक्स लेस किया मैंने, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, इसके ऊपर 35%, इसके ऊपर 30, तो अल्टीमेटली आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया सबका टैक्स लेस कर दिया। उसके बाद टैक्स लेस करने के बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर देखिए एक ही मात्र प्लान में है, दैट इज प्लान नंबर 4 में प्रेफरेंस शेयर है वो 2 लाख का, तो उसके ऊपर 8% का प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया मैंने। तो जैसे लेस कर दिया तो आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इस केस में इतना, इस केस में इतना, इस केस में इतना, इस केस में इतना। तो अल्टीमेटली तो ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज दिस मच, दिस मच, दिस मच एंड दिस मच। सो तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। उसके बाद हम लोग को मालूम है कि ईपीएस कैसे निकाला जाता है। ईपीएस विल बी दिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिनेंशियल प्लान 1 में देखो क्या होगा, फिनेंशियल प्लान में एग्जिस्टिंग था 5000 और फिर उसके बाद 3000 का इक्विटी शेयर इशू किया, तो 5 + 3 8000 हो गया, तो दिस डिवाइड बाई 8000 होगा। फिनेंशियल प्लान 2 में भी 5000 एग्जिस्टिंग था और 1000 इशू किया फॉर एक्सटेंशन, तो 6000 हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई 6000 हो जाएगा। फिनेंशियल प्लान 3 में 5000 था और कुछ हुआ नहीं, तो डिवाइड बाई 5000 हो जाएगा। फिनेंशियल प्लान 4 में 5000 था और 1000 का एग्जिस्टिंग था, तो डिवाइड बाई 6000 हो जाएगा। सो ये ऐसे करके आप लोगों को फिनेंशियल प्लान्स लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों को ईपीएस निकालना पड़ेगा। और ईपीएस में से जो बेस्ट ईपीएस होगा, देखिए फिनेंशियल प्लान सी में ईपीएस इज कमिंग टू 15.6, दिस द मैक्सिमम, सो दैट मीन्स फिनेंशियल प्लान सी को ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑल्टरनेटिव, फिनेंशियल प्लान 3 को ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 3 में ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए कैसे मैंने शुरू किया ईबिट से और कहाँ तक आके ख़त्म किया। एक बार फिनेंशियल प्लान को भी देख लीजिए। एक्सपेंशन के लिए जो पैसा का प्रोक्योरमेंट कैपिटल का ज़रूरत था वो कैसे प्रोक्योर किया गया 1 2 3 4 में। ये एक्सपेंशन प्लान है। ये हो गया एग्जिस्टिंग प्लान। अभी हम लोग जो सम देखा उसमें हम लोग क्या देखा कि बेस्ट फाइनेंशियल प्लान चूज़ करने के लिए जिस प्लान का ईपीएस सबसे ज़्यादा आता है उसी प्लान को हम लोग चूज़ करेंगे। ये हम लोग अभी अभी देखा सम नंबर 25 में। इसके साथ साथ और एक पैरामीटर भी है प्लान को चूज़ करने के लिए, बेस्ट प्लान। टू चूज़ द बेस्ट प्लान another parameters are also there. What is that parameter? But before telling that parameter I must tell you that कि ईपीएस तक आपको निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद वो पैरामीटर शुरू होता है। क्योंकि अगर वो चीज़ दिया हो रहेगा सामने, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हो रहेगा तो ईपीएस निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइस अर्निंग रेशियो, वो हम बताएंगे जब हम सम करेंगे। एंड देन इन दैट केस दैट पैरामीटर विल मेक यू हेल्प यू टू चूज द बेस्ट प्लान। तब ईपीएस विल नॉट बी द पैरामीटर, तब उसके बाद जो हम लोग फॉलो करेंगे वो पैरामीटर से हम लोग प्लान को चूज करेंगे। फिलहाल अगर प्राइस अर्निंग रेशियो किसी भी सम में नहीं दिया हो रहेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर बाई अर्निंग पर शेयर, सो मार्केट प्राइस पर शेयर बाई अर्निंग पर शेयर। सो ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर बाई प्राइस अर्निंग पर शेयर। तो अगर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हो रहता है तब हम लोग एमपीएस तो निकालेंगे, एमपीएस के बाद हम लोग क्या करेंगे दैट आई विल शो यू इन द सम राइट नाउ।
Well, sum number 28 will be our next sum, the existing capital structure of XY Limited. देखो ये existing capital structure है, this is the existing capital structure, मतलब वन कितना 1 करोड़ का आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख का है, रिटेन अर्निंग 10 लाख का है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख का है और 7% डिवेंचर 25 लाख का है। तो ये मिला कि आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है। द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज कैपिटल इज 12%, मतलब ये जो 1 करोड़ है उसके ऊपर 12% का एग्जिस्टिंग रिटर्न है कंपनी का। तो इधर ईबिट देने का जरूरत नहीं है, ईबिट इज ऑलरेडी बीन गिवन, रिटर्न इज 12%, मतलब 1 करोड़ का 12% होता है 12 लाख, सो ईबिट आपका हो जाएगा 12 लाख and the income tax rate is 50%. The company requires a sum of rupees 25 lakh to finance the expansion program. मतलब 25 लाख रुपया का ज़रूरत है कंपनी को फॉर द एक्सपेंशन प्रोग्राम, और वो उसको कहाँ कहाँ से मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल उसका रिक्वायरमेंट है 25 लाख। 25 lakh is the requirement for the expansion procedure. With an existing capital of 1 crore, company has an existing capital of 1 crore, company required another 25 lakh for the expansion procedure, और वो 25 लाख का कहाँ से वो जोड़ करता है। इधर 3 ऑप्शंस है आपके पास, मतलब 3 प्लान्स दिया हुआ है। फर्स्ट, इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर, मतलब देखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इक्विटी शेयर का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 10 रुपीज़ लेते हैं, लिख के रखते हैं इधर। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो उसका क्या लेते हैं, 100 रुपीज़ लेते हैं। डिवेंचर का वैल्यू नहीं दिया रहा तो उसका भी 100 रुपीज़ लेते हैं। तो अगर इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है तो 25 प्रीमियम है। जरूर दिया हुआ रहेगा इक्विटी शेयर का वैल्यू, एक बार देखते हैं सब में कहीं पर भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो इधर देखिए, इधर भी 100 ले लीजिए, क्योंकि ये सब में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप लोग इसको भी 100 ले लीजिए, इक्विटी शेयर का भी 100 ले लीजिए। तो 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर्स का है, तो इधर बोला नहीं गया, तो एक्चुअली नॉर्मली बोल देता है। ये सब में एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो इधर बोल देना चाहिए था कि ₹100 पर शेयर इक्विटी शेयर्स, नहीं तो इक्विटी शेयर नहीं बोलते तो 10 रुपीज़ होता है, बट इधर एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 रुपीज़ ही होगा। तो दैट मीन्स 125 होगा तब शेयर का प्राइस, क्योंकि 25 रुपीज़ प्रीमियम है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो 125 इंटू 20,000 कीजिए, 125 इंटू 20,000 कीजिए, देखिए आएगा 25 लाख। तो दैट मीन्स इनिशियल फर्स्ट प्लान में क्या कर रहे हैं वो 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं एट 125, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, 25 प्रीमियम। नेक्स्ट केस में पूरा 25 लाख वो 10% प्रेफरेंस शेयर से उठा रहे हैं। थर्ड केस में पूरा 25 लाख वो 8% डिवेंचर से उठा रहे हैं। और एक चीज़ देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन फॉर ऑल द डिफरेंट केसेस। अलग अलग फिनेंशियल प्लान के लिए अलग अलग प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, अलग अलग फिनेंशियल प्लान के लिए अलग अलग प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को एक दूसरा पैरामीटर के बारे में सोच आ जाएगा डेफिनेटली। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो, देखो लास्ट समय प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ था, इसीलिए ईपीएस निकालने के बाद हम लोग तैयार किया था कि द बेस्ट ईपीएस, जिस प्लान का बेस्ट ईपीएस होगा उसी प्लान को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट ये सब में प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया तो फिर ईपीएस तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे का सोचना पड़ेगा। बट लेट मी शो यू फर्स्ट, लेट मी कैलकुलेट द ईपीएस फर्स्ट एंड देन आई show you and explain you what is the use of this price earning ratio, and with the help of this what parameters we can think about. सम नंबर 28 फाइनेंशियल प्लान एक्जिस्टिंग प्लान्स मैंने लिख के रखा है। एग्जिस्टिंग प्लान्स क्या क्या था, 40 लाख 100 रुपीज़ करके शेयर का दाम था, 40 लाख रिटेन अर्निंग, सब में कॉमन है, ये बोलने का जरूरत ही नहीं है कि फाइनेंशियल प्लान तीनों में ये तो कॉमन ही था। 1 करोड़ का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था, इट्स कॉमन फॉर ऑल द फाइनेंशियल प्लान्स। देख लीजिएगा ध्यान से मैंने कैसे लिखा, डिटेल में लिखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होता है वो डिटेल में लिखिए। देखिए मैंने सब जगह लिखा 4 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच, 4 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच, सॉरी ये 40,000 इक्विटी शेयर्स होगा। थोड़ा डिटेल लिखिएगा, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स, थोड़ा डिटेल नहीं लिखने से गड़बड़ होगा। 40,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच करके ये आ रहा है। रिटेन अर्निंग का कुछ डिटेल नहीं होता है। 25,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 ईच, तभी जाके 25 लाख आता है। 25,000 7% डिवेंचर्स ₹100 ईच। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट सो दैट यू कैन ट्रैक द डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 9% होगा, डिवेंचर 7% होगा, सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रैक। और इधर और एक चीज़ है,
इधर जब फर्दर प्रेफरेंशियल इशू किया जा रहा है फॉर एक्सटेंशन, तब उसका रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स जब आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करोगे तब इस प्रेफरेंस के ऊपर 9% होगा और इस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपका 10% होगा, इस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। सिमिलरली डिवेंचर देखिए, इधर 7% डिवेंचर था जब एग्जिस्टिंग कैपिटल था, तो इस डिवेंचर के ऊपर आपका 7% होगा, और इस डिवेंचर जिसके पास डिवेंचर मतलब एग्जिस्टिंग प्लान के लिए जो डिवेंचर है इसके ऊपर 8% होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इस केस में चेंज होगा, इस केस में सेम रहेगा, इस केस में सेम रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में सेम रहेगा, इस केस में सेम रहेगा, बट इस केस में चेंज होगा क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए इधर 9% होगा और इसके लिए 10% होगा। तो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। Now the next part of the sum and the most important part of the sum. देखिए मैंने EBIT से शुरू किया। EBIT 12% ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता है, मैंने वो लिख दिया। इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट देखिए ये दोनों केस में सेम है क्योंकि इस केस में आपका एग्जिस्टिंग प्लान में 25 लाख का एक्स्ट्रा जो रुपया का जरूरत था वो पूरी डिवेंचर से लिया गया, उसके ऊपर 8% होगा और बाद बाकी जो था वो ऐड करके 3,75,000 होगा डिवेंचर इंटरेस्ट। सो डिवेंचर इंटरेस्ट कैसे हुआ, इसके ऊपर 8% और जो एग्जिस्टिंग था 25 लाख उसके ऊपर 8%, तो सॉरी उसके ऊपर 7% और इसके ऊपर 8% करके आपका आता है। ये देखो मैंने ये कैलकुलेशन करके रखा है। 1,75,000 इज फॉर ऑल, देखिए 25 लाख के ऊपर 7% इज फॉर ऑल, एंड 2 लाख जो है वो सिर्फ इसके लिए एक्स्ट्रा है क्योंकि 2 लाख 8% डिवेंचर, 8% 25 लाख के ऊपर 2 लाख होता है, तो कुल मिला के ये 3,75,000 इधर होगा, 1,75,000 इस दोनों केस में होगा क्योंकि ये दोनों केस में फर्दर एक्सटेंशन के लिए डिवेंचर इशू नहीं हुआ था, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट था वही हो जाएगा। इन केस ऑफ उसके बाद EBT, उसके बाद टैक्स लेस कर दिया, टैक्स तो 50% लेस करने के बाद अल्टीमेटली आपका आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज दिस एंड दिस। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड का भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए प्रेफरेंस शेयर सिर्फ इसके लिए लगा, बाकी 25 तो तीनों केस के लिए सेम था और उसमें तो 2,25,000 9% प्रेफरेंस शेयर था, तो वो तो तीनों के लिए 2,25,000 ही होगा। और इस फिनेंशियल प्लान बी के लिए 25 लाख जो एक्सटेंशन पूरा 25 लाख का था वो पूरी प्रेफरेंस शेयर से लिया गया था, तो उसका 10% होगा, तो 10% मतलब 2,50,000 ऐड हो जाएगा, मतलब 4,75,000 हो जाएगा इन दिस केस। बाद बाकी 2,25,000 होगा। तो अल्टीमेटली अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किया। एज यू ऑल नो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप लोग एग्जिस्टिंग प्लस एक्सटेंशन का जो भी इक्विटी शेयर इशू हुआ वो मिला के करना पड़ेगा, अलग केस के लिए अलग अलग होगा, करके देखिएगा 4.79, 0.93, 4.68 आएगा। 2,87,500 डिवाइड बाय 60,000 होगा। 40,000 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल था और 20,000 हम लोग एक्सटेंशन के लिए इशू किया था। इस केस में इक्विटी शेयर कुछ भी इशू नहीं हुआ था एक्सटेंशन के लिए, सिर्फ 40,000 था, तो 40,000 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में भी हम लोग कुछ एक्सटेंशन के लिए इक्विटी शेयर इशू नहीं किया था, तो 40,000 जो एग्जिस्टिंग था उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा EPS इज दिस। यहाँ तक करने के बाद ये जो EPS आया, EPS बेस्ड कौन सा है, इस प्लान में है। इधर अगर हम लोग को PE रेशियो नहीं दिया होता, प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया होता, तो EPS से ही हम लोग डिटरमाइन कर लेते कि कौन सा प्लान बेस्ट है। बट सिंस PE रेशियो दिया हुआ है 2017 एंड 16, तो तब हम लोग क्या करेंगे, EPS के साथ PE रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द न्यू थिंग दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर इज EPS इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ EPS को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर विच इज दिस एंड दिस। डेफिनेटली ये प्लान से में सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस पर शेयर जिस कंपनी के जिस प्लान में ज़्यादा है, कंपनी का बेनिफिट है, रादर इन्वेस्टर्स का बेनिफिट है। सो इधर और एक पैरामीटर हम लोग कब जानकारी मिल गया कि अगर PE रेशियो दिया हुआ रहता है तो MPS निकालने के बाद हम लोग उधर उस MPS से हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे फिनेंशियल प्लान को, तब जाके MPS के साथ PE रेशियो को मल्टीप्लाई करते हुए मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे और द मैक्सिमम मार्केट प्राइस जिस प्लान में होगा उसी प्लान को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो एक नया चीज़ हम लोग को सीखने को मिला। एक 2 सम हम लोग लगातार देखे। एक सम में हम लोग EPS को
पैरामीटर मानते हुए फाइनेंशियल प्लान चूज़ किया, सिलेक्ट किया। और दूसरा सम में सिंस ईपीएस के बाद पी रेशियो दिया हुआ है, तो ईपीएस के साथ पी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हुए रिजल्टेंट फिगर के मार्केट प्राइस पर शेयर, और मार्केट प्राइस पर शेयर को पैरामीटर मानते हुए हम लोग फाइनेंशियल प्लान चूज़ किया। तो हम लोग क्या देखा आज अभी इसी वक्त की दो दो किस्म का सम देखा, जिसमें एक में हम लोग देखा कि ईपीएस विल डिटरमाइन द बेस्ट, ईपीएस विल डिटरमाइन द प्लान्स, मतलब तीनों चारों प्लान में से अगर जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आएगा उसी प्लान को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और एक सम में हम लोग क्या देखा कि उसमें ईपीएस तो निकाले, उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो देने के बाद प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग ईपीएस से हम लोग प्राइस अर्निंग रेशियो की हेल्प लेते हुए हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकाले। इन दैट केस तब जाके मार्केट प्राइस पर शेयर विल बिकम द पैरामीटर टू चूज द फाइनेंशियल प्लान्स। सो ये दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये दोनों टाइप को फॉलो कीजिएगा। काफ़ी बार ये सम्स ऐसे सम्स बीकॉम में आता है, तो ये सब सम देखने के बाद आई होप कि आप लोगों को लिवरेज के ऊपर टोटल एक व्यू हो जाएगा, टोटल एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कि छोटा मोटा आइडिया होगा। आई हैव गिवन यू ऑल द रिसोर्सेज, आई हैव प्रोवाइडेड यू all the resources in these 4 videos of leverages, and I hope the entire thing has been covered in these 4 videos। आप लोग देखते रहो इस leverages को, अगर रिवाइज करना है तो बार बार देखते रहो। दिस वीडियोज़ आर फ्री, आई मीन ऑलवेज फ्री टू यू। अब कभी भी आप लोग कितना बार आप लोग कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो, तो इस कोई बार नहीं है। तो आराम से देखो, आराम से रिवाइज करो एंड एन्जॉय दिस वीडियोज़ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर टू स्टार्ट। टिल देन हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।